नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सन 1857 के क्रांति के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से विद्रोह का आरंभ होता है, फिर उसका विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार होता है। देखते ही देखते विद्रोही सैनिक भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों से मुक्त करा लेते हैं। पहले तो मेरठ, फिर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, इन सभी स्थानों पर विद्रोह होता है। लेकिन बहुत ही जल्दी अंग्रेज इन सभी क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लेते हैं और इस तरह से यह स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम प्रयास था वो असफल हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के पीछे क्या कारण थे, इसके क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव हुए, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों की कि ये असफल क्यों हुआ, असफलता के कारण। तो देखिए, इस क्रांति के असफल होने के पीछे काफी सारे कारण थे, तो आप लोग जो है पॉइंट बना के लिखते जाइएगा। जो पहला कारण है वो है विद्रोह में सभी वर्गों की सहभागिता का न होना। तो पहला पॉइंट आप लोग डालेंगे कि विद्रोह में सभी वर्गों की सहभागिता का न होना, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं विद्रोह में सभी वर्गों का साथ न देना, ये भी बोला जा सकता है। विद्रोह में सभी वर्गों की सहभागिता का अभाव। देखिए, सैनिक वो लोग विद्रोह कर रहे थे, किसान भी इसमें शामिल थे, दस्तकार शिल्पकार भी इसमें शामिल थे और कई सारे राजे रजवाड़े भी इसमें शामिल थे। विद्रोह में सभी वर्गों की सहभागिता का अभाव। लेकिन ऐसे कई वर्ग थे जो कि इस विद्रोह से दूर रहे थे, जो कि इस विद्रोह में शामिल नहीं थे। उस समय का जो पढ़ा लिखा वर्ग था, जिसने आधुनिक शिक्षा ग्रहण की थी, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ा हुआ जो वर्ग था, वो इस विद्रोह से पूर्णतः तटस्थ था। जो बंबई में जो लोग थे, बंगाल में जो लोग थे, मद्रास में जो लोग थे, जो पढ़ा लिखा जो तबका था ना, जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ था, तो वो इससे पूरी तरह से अलग था। यहां तक कि ये जो पढ़ा लिखा वर्ग था, इसने बंबई और बंगाल में कई स्थानों पर कई सारी सभाएं की और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके विजय के लिए प्रार्थना भी की। देखो, ये जो पढ़ा लिखा वर्ग था ना, इसका ये मानना था कि ये जो विद्रोही हैं ये अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उसके बाद फिर से वो जो पुरानी पद्धति है, राजा महाराजा, नवाब, सुल्तान, बादशाह, वो वाली प्रथा शुरू हो जाएगी और हमारा जो देश है वो फिर से पीछे चला जाएगा और जो अंग्रेज है वो हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं, हमारे देश को आधुनिक बना रहे हैं। ऐसी मान्यता थी किनकी? पढ़े लिखे वर्गों की। देखिए, कई सारे मामलों में देखा जाए तो उनका भी सोच सही था, लेकिन वो जो है असल चीज को नहीं देख रहे थे। मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अत्याचार, जो शोषण कर रही थी, उस चीज को वो नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर इस तरह का शोषण अत्याचार नहीं हो रहा था। जब उनके ऊपर बात आई ना आगे चल करके, तब फिर वो लोग भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। तो ये जो पढ़ा लिखा वर्ग था ये साथ नहीं आया। इसके अलावा कई सारे राजे रजवाड़े ऐसे थे जो कि इस विद्रोह में तटस्थ थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भरपूर सहायता कर रहे थे विद्रोह को कुचलने के लिए। देखिए, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जो सिख थे तो वो लोग तटस्थ थे। वहां पर पटियाला, पंजाब में है ना, पटियाला, जिंद, तो ये मैं लिख देता हूं, क्या पूछा भी जाता है कौन कौन जो है तटस्थ थे। तो पटियाला आप लोग याद रखेंगे, पटियाला यहां के जो महाराजा थे, जिंद, इसके बाद सिंध के शासक भी तटस्थ थे। कश्मीर में गुलाब सिंह, वो भी जो है तटस्थ थे और ये सब ना अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। देखिए, कश्मीर के जो गुलाब सिंह थे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ग्वालियर के सिंधिया, मैंने बताया था कल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनका हो गया था पंगा। तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे वो भोपाल की बेगम, भोपाल यहाँ की जो बेगम थी ये भी तटस्थ थी, अंग्रेजों का साथ दे रही थी। उसके बाद देखिए, हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद के निजाम, यहाँ पर सलार जंग कोई नवाब थे। यहाँ पर हैदराबाद के जो निजाम थे ना, उनका नाम ध्यान रखेंगे, सलार जंग। इसके अलावा नेपाल भी तटस्थ था और जो गोरखा सैनिक थे वो तो भाई भरपूर मदद कर रहे थे अंग्रेजों के। इसके बाद देखिएगा,
इंदौर में जो होलकर थे ये भी अंग्रेजों के साथ बने हुए थे। इसके अलावा जो बंगाल का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, बंबई का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, मद्रास के सैनिक भी इसमें शामिल नहीं थे। देखिए जो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी के जो दक्षिण वाला भाग है वो पूरी तरह से इस विद्रोह के प्रभाव से बाहर था। मतलब कि ये जो विद्रोह हुआ सन 1857 की क्रांति, वो मध्य भारत के कुछ स्थलों में भी देखने को मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ था ना, शहीद वीर नारायण सिंह जी ने विद्रोह किया था, सोना खान के जमींदार थे। उसके बाद सिपाही हनुमान सिंह जी ने भी विद्रोह किया था, अपने अधिकारी की हत्या कर दी थी। इसके अलावा कुछ दूसरे जमींदारों द्वारा भी इस समय विद्रोह किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में, और ऐसे ही छुटपुट घटनाएं मध्य भारत के अन्य हिस्सों में भी हुआ था। लेकिन नर्मदा नदी के दक्षिण में इस तरह की कोई भी घटना देखने को नहीं मिलती है। तो ये जो विद्रोह था, इसका जो प्रसार था, ये मैंने बताया कि राजस्थान के कुछ स्थल जैसे कि जोधपुर हो गया, आवा, अलवर, ये सब, पंजाब में कुछ स्थल जहां विद्रोह हुए। उसके बाद आपका जो उत्तर प्रदेश में अवध हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इलाहाबाद, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, ये सब। उसके बाद दिल्ली, फिर ग्वालियर, कालपी, झांसी, बिहार में कुछ स्थानों पर विद्रोह हुए। अच्छा, जो बंगाल था ना, मजे की बात ध्यान रखेंगे, जो बंगाल जहां से मंगल पांडे ने सबसे पहले आवाज उठाई चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध, लेकिन जब 10 मई 1857 को यह क्रांति शुरू हुई तो उसके बाद बंगाल में कुछ भी नहीं हुआ। ध्यान रखना, बंगाल में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कुछ राजे महाराजाओं के नाम याद रखेंगे, मतलब राजाओं का नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ ये जो राज्य थे इनका नाम याद रखना है जिन्होंने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। अच्छा, एक और चीज, जो सिख थे ना, एक सिख रेजिमेंट आप लोगों को याद रखना है। दूसरा याद रखेंगे गोरखा रेजिमेंट, ये अंग्रेजों के बहुत ज्यादा काम आए। और जो अंग्रेज सैनिक थे उनकी संख्या बहुत कम थी भारतीय सैनिकों की तुलना में जिन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन जो अंग्रेज सैनिक थे ना, अंग्रेज थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको सिख सैनिकों का साथ मिला, गोरखा सैनिकों का साथ मिला। इसके अलावा यहां मैंने जितने भी राज्यों के नाम लिखे हैं, यहां से सैनिक सहायता मिली और दूसरे संसाधन भी सहायता के रूप में प्राप्त हुआ। तो जो अंग्रेज थे उनको भरपूर मदद मिल रही थी। लेकिन जो विद्रोही थे, विद्रोही सैनिक थे, उनके जो मददगार थे वो सीमित थे, जैसे कि नाना साहेब हो गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गए। तो ये लोग जो है एक एक करके इनका भी जो है पतन होता चला गया, जबकि ये लोग जो है इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी जो कि अंग्रेजों के मददगार थे। ये तो कुछ है, और भी छोटे छोटे बहुत थे, छोटे छोटे बहुत सारे जमींदार, सामंत जो कि अंग्रेजों के चाटुकार बने हुए थे। तो ये नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है कि इन्होंने सहायता किया इस टाइप से। तो ये चीज। उसके बाद दूसरा जो कारण है असफलता का, केंद्रीय संचालन का अभाव। यहां पर हमने देखा पहला, विद्रोह में सभी वर्गों की सहभागिता का अभाव। किसान थे, सैनिक थे, दस्तकार थे, शिल्पकार थे, बाकी ये सब नहीं थे। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे, केंद्रीय संचालन का अभाव। केंद्रीय संचालन का अभाव। तो देखो, जो विद्रोही सैनिक थे वो लोग तो मेरठ से निकल पड़ते हैं, हाँ, दिल्ली के लिए चल देते हैं और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लेते हैं कि आप ही हमारे कर्ता धर्ता हो, भगवान हो, सम्राट हो, आप ही हमारे नेता हो, हमारा नेतृत्व स्वीकार करो। और जो बहादुर शाह जफर थे 80 साल के बूढ़े आदमी थे, तो उतना योग्य थे नहीं, उनके बस का था नहीं। लेकिन क्या करते, मरता क्या ना करता वाली स्थिति में वो आ गए। अंग्रेज भी ऊपर से उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि तुम्हारे ही कारण ये लोग विद्रोह कर रहे हैं, तो वो स्वीकार कर लेते, ठीक है भाई। अब उधर नाना साहिब वो भी अपने आप को पेशवा घोषित कर देते हैं, हालांकि वो बहादुर शाह जफर के सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। उधर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लेकिन इनमें ना ये लोग देखो योग्य थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो भी निसंदेह एक योद्धा थी, योग्य थी। नाना साहिब भी थे, योग्य वीर थे, साहसी थे। तात्या टोपे भी ठीक ठाक थे। आपके जो लखनऊ में भी हालत ठीक ठाक था। लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास ना एक सबको लेकर के चलने का जो अनुभव है वो इनके पास नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने ना इनको पूरी तरह से ऐसा बना रखा था कि नेतृत्व तो कर ही नहीं सकते थे इस टाइप से। तो एक केंद्रीय संचालन का अभाव था, मतलब कि केंद्रीय संचालन या फिर कहें नेतृत्व का अभाव था।
मतलब ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं था जो कि इन सब को साथ लेकर के चलता, सबका नेतृत्व करता, कहां क्या करना है, कब क्या करना है, कब कौन से कदम उठाने हैं, ये बताने वाला इनके पास कोई नहीं था। कुछ नेता थे लेकिन उनसे जो है काम नहीं बन पा रहा था। निसंदेह वो योग्य थे, लेकिन फिर भी एक केंद्रीय नेतृत्व, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो अच्छे से नेतृत्व कर सके। तो ये चीज भी जो है इस क्रांति के लिए घातक सिद्ध हुआ। देखिए बहुत जल्दी ये जो अपने बहादुर शाह जफर हैं अर्थात दिल्ली, वो अंग्रेजों के हाथ लग जाता है। फिर से सितंबर 1857 में पुनः अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है। तो जिसको उन्होंने नेतृत्व बनाया था वही अब नहीं रहा। तो अब जो है उधर पेशवा है अलग से, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का अभाव यहाँ इस विद्रोह के असफलता के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद अगला जो पॉइंट आप लोग लिखेंगे, विद्रोह का समय से पूर्व होना। विद्रोह का समय से पूर्व होना। देखिए मैंने बताया था कि जो विद्रोह की जो तिथि थी वो 31 मई डिसाइडेड थी, मतलब तय था 31 मई को होना है। तो विद्रोह की, अच्छा विद्रोह का होना है ना, विद्रोह का समय से पूर्व होना। तो 31 मई को दिन तय किया गया था कि इस दिन को अपने को विद्रोह करना है। लेकिन जो चर्बी वाला कारतूस था वो जो है खेल बिगाड़ देता है। उससे जो सैनिक है भाई बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं। उनका पूरा जो धार्मिक मान्यता है, उनकी जो परंपरा है, वो सब चीजें सामने आ जाती है। अगर वो चर्बी वाले कारतूस को यूज करते हैं तो उनके जो नाते रिश्तेदार हैं, उनके जो समाज वाले हैं, उनको अपने समाज से बाहर कर देंगे। इस चीज का भय था। और इस टाइप के सैनिकों के पास उदाहरण भी थे। जो सैनिक अफगानिस्तान लड़ने के लिए गए थे उनको उनके समाज ने उनके जाति से बाहर कर दिया था। तो उस टाइप के उदाहरण थे। तो ये लोग डर रहे थे कि हम लोग इसका प्रयोग करेंगे चर्बी वाले कारतूस का तो हमको भी हमारी जाति से बाहर कर दिया जाएगा। तो जब इनके सामने चर्बी वाले कारतूस को यूज करने के लिए दबाव बनाया जाता है तो विद्रोह करने के अलावा इन सैनिकों के सामने और कोई चारा नहीं था। और ये लोग जो है 31 मई तक भी ठहर नहीं पाते हैं। तो ये विद्रोह जो है समय से पहले शुरू हो गया, मतलब कि तैयारी चल रहा था होगा। सब एक साथ जो है 31 मई को शुरू करेंगे। अगर एक साथ शुरू हो जाता तो अंग्रेज इधर देखें कि उधर देखे वाली स्थिति में हो जाते। एक तो एक उनके पास सैनिक नहीं थे, अंग्रेज सैनिक बहुत कम थे। जितने भी भारतीय सैनिक सब विद्रोह कर देते 31 मई को, तो अंग्रेज किधर देखते। तो समय से पूर्व विद्रोह का होना ये भी इस विद्रोह के असफलता का बहुत बड़ा कारण हुआ। तो अगला हम लोग देखते हैं, विद्रोह का संपूर्ण देश में प्रसारित न होना। विद्रोह का संपूर्ण देश में प्रसारित न होना, चौथा कारण, विद्रोह का संपूर्ण देश में प्रसारित न होना। देखिए ये जो विद्रोह था ये उत्तर भारत में ही प्रसारित हुआ, बाकी तरफ जो है देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है अपना नर्मदा नदी के दक्षिण में देखने को नहीं मिलता है। उत्तर भारत में पूरा जो बंगाल में जहां शुरू हुआ वहां पर भी बाद में ठंडा रहा माहौल। बिहार में था, उत्तर प्रदेश में था, उसके बाद जो मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो जो ग्वालियर, झांसी, कालपी और मध्य भारत के कुछ और छोटे मोटे हिस्से, इसके अलावा राजस्थान के कुछ क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में, कश्मीर भी उस समय देश का हिस्सा था, उड़ीसा भी था, इधर गुजरात भी था, झारखंड बोल रहा हूं मैं, महाराष्ट्र हो गया, इधर तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र हो गया, मतलब कि नर्मदा नदी के दक्षिण में जितने भी प्रदेश है वहां पर इस विद्रोह का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। गुजरात भी अलग थलग रहा। राजपुताना के जो राज्य थे ना वो भी अंग्रेजों के समर्थक बने रहे। यहां पर एक आप लोग ऐड कर लेंगे राजपूत राज्य। हालांकि राजपुताना के कुछ राज्यों में विद्रोह अवश्य हुआ लेकिन उसको बहुत जल्दी दबा दिया गया। तो यह भी एक कारण था कि ये जो विद्रोह था संपूर्ण देश में प्रसारित नहीं हो पाया। अगर पूरे देश में, मद्रास में भी विद्रोह हो जाता, बंबई में विद्रोह हो जाता, इधर आपके गुजरात में विद्रोह हो जाता, राजपूताना राज्यों में विद्रोह हो जाता, कश्मीर में भी होता, पंजाब में भी होता, बंगाल में भी होता, सब तरफ होता, तो अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती। तो यह भी एक कारण है इस विद्रोह के असफल होने के पीछे।
इसके बाद अगला कारण है आधुनिक अस्त्र शस्त्र एवं धन का अभाव। तो देखो ये भी बहुत बड़ा वजह बना इस विद्रोह के असफल होने के लिए। आधुनिक अस्त्र शस्त्र, मैं इसको ना नहीं लिखता हूं, मैं क्या करूंगा यहां आपकी स्क्रीन पर ना मैं इसको डाल दूंगा, वो दिखता जाएगा। तो आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के अभाव, छठवां पॉइंट है आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का अभाव। जो विद्रोही सैनिक थे उनके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का अभाव था। उनके जो अपने जो हथियार थे जो उनको मिले थे, और उन्होंने जहां भी विद्रोह किया वहां जितना भी हथियार वगैरह रहा होगा, गोला बारूद तोप वगैरह, उसी के द्वारा वो लोग लड़ रहे थे विद्रोही सैनिक। जैसे मान लो मेरठ की छावनी पर अधिकार हो गया, दिल्ली पर अधिकार हो गया, कानपुर में अधिकार हो गया, लखनऊ में अधिकार हो गया, ग्वालियर में अधिकार हो गया, तो वहां जितना भी गोला बारूद हथियार रहा उसी से ये सैनिक लड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के पास, देखो दिल्ली निकल गया तो दिल्ली से वो लोग हथियार नहीं ले सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के पास बहुत सारे साधन थे भाई। पटियाला से उनके पास आएगा, जिंद से उनके पास आएगा, सिंध से आएगा, कश्मीर से आएगा, ग्वालियर से आएगा, भोपाल से आएगा, हैदराबाद से आएगा, नेपाल से आएगा, इंदौर से आएगा, राजपूताना राज्यों से आएगा, गुजरात से आएगा, बंगाल से आएगा, मद्रास से आएगा। मतलब जहां जहां विद्रोह नहीं हुआ वहां से अंग्रेजों को सहायता प्राप्त हो रही थी। जो भी वहां सैनिक थे, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, सब चीज जो है अंग्रेजों को इस तरफ से मिल रहा था। लेकिन इन विद्रोही सैनिकों के पास जो इनको मिला, जितना मिला, मान लो लखनऊ से जितना मिला, दिल्ली से जितना मिला, कानपुर से जितना मिला, उसी से ये लोग लड़ रहे थे। वो तो पर्याप्त होगा नहीं ना। उसके बाद जो किसान, जो दस्तकार, जो शिल्पकार, जो आम नागरिक इस विद्रोह में शामिल हुए थे, भाई उनको तो बंदूक पकड़ना भी नहीं आता रहा होगा, तो वो लोग काहे से लड़ेंगे? तो वो लोग तलवार, भाले, जो भी उनके पास अस्त्र शस्त्र थे उन चीजों से लड़ रहे थे। ये सैनिक, जो सैनिक थे वो तो बंदूक से लड़ रहे थे होंगे, बाकी जो ये लोग इन सब चीजों से लड़ रहे थे। तो आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का विद्रोहियों के पास अभाव था, जबकि अंग्रेजों के पास ये चीजें भरपूर थी, उनको मिल भी रही थी। इसके अलावा धनाभाव, धन का अभाव, धन का अभाव, उसको भी इसी में डाल दीजिएगा। देखो जो विद्रोही सैनिक थे उनके पास धन का पर्याप्त अभाव था, कमी थी। उनको इन क्षेत्रों से जहां जहां पर विद्रोह हुआ वहां से जितना मिल सकता था मिला, और आम जनता ने भी उनकी थोड़ी बहुत मदद की। लेकिन भाई आम जनता तो पहले से ही मर रही थी, उसके पास कुछ था नहीं, जो था उसको दे दिया, लेकिन उसके अलावा उनके पास कुछ था नहीं। व्यापारी, कुछ स्थानों के व्यापारियों ने जो थे उस समय के छोटे मोटे, तो कुछ ने मदद की और कुछ जो है इनका साथ नहीं दे रहे थे। उनको अंग्रेजों का साथ देना बड़ा भला लग रहा था, जबकि अंग्रेजों के पास ऐसा कोई कमी नहीं था, पैसा वैसा का, धन वन का कोई कमी नहीं था। इन सभी जगहों से उनको पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं मिल रही थी। इसके अलावा उस टाइम तक ना 1857 की स्थिति में कुछ आधुनिक संचार प्रणालियां भारत में विकसित हो गई थी, जैसे कि टेलीग्राम। ये डलहौजी के टाइम पर आया था ना टेलीग्राम, तार व्यवस्था। तो ये जो टेलीग्राम था, आधुनिक संचार का जो माध्यम था, इस पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण था। अंग्रेज जो है बड़ी आसानी से टेलीग्राम के माध्यम से दिल्ली से सीधा खबर जो है बंगाल भेज सकते थे, मद्रास भेज सकते थे, बंबई भेज सकते थे, और वहां से मदद मंगवा सकते थे। हालांकि इन सब चीजों को विद्रोहियों ने नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये जो चीज था, जो उस समय व्यवस्था जितनी भी बनी थी, क्योंकि ये डलहौजी के टाइम पे शुरू हुआ था टेलीग्राम, तो जितनी भी ये थी उससे अंग्रेजों को बहुत बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। मतलब थोड़ी ही देर में सूचनाएं जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। जबकि जो विद्रोही सैनिक थे भाई, उनको कानपुर से नाना साहिब ने कोई पत्र लिखा रानी लक्ष्मीबाई को, तो वो जो है कोई आदमी दौड़ेगा झांसी के लिए, अब रास्ते में उसके पकड़े जाने का भय, कहीं पर अंग्रेज सैनिक है तो उनसे बचते बचाते वो जो है अगर पहुंच गया झांसी, तब वो जो खत है लक्ष्मीबाई को मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये वाली स्थिति थी विद्रोही सैनिकों के लिए। अच्छा, ये जो टेलीग्राम है ना, इसको लेकर के इस समय के किसी विद्रोही सैनिक ने बोला था कि ये जो टेलीग्राम है, ये जो तार है, इसने हम क्रांतिकारियों को ले डूबा। तो ये बेनिफिट भी जो है अंग्रेजों को मिला, और इसका जो खामियाजा है विद्रोहियों को भुगतना पड़ा। तो ये भी जो है इस विद्रोह के असफल होने के लिए जिम्मेदार रहा। इसके बाद देखिए अगला चीज है, अगला जो कारण, सांप्रदायिक फूट। सांप्रदायिक फूट 7वां नंबर। 6वें नंबर में ये वाला, मतलब अस्त्र शस्त्र का अभाव, धनाभाव। 7वें नंबर में सांप्रदायिक फूट। देखो इस समय ना जो 1857 की क्रांति थी, इसकी सबसे बड़ी विशेषता या फिर कहें सबसे खास बात वो क्या थी मालूम है? हिंदू मुस्लिमों की एकता। जो हिंदू और मुसलमान थे ना, वो
एक होकर के लड़ रहे थे और हिंदू मुस्लिमों के बीच इस तरह का एकता, भाईचारा और कभी देखने को नहीं मिला। तो जो अंग्रेज थे वो हिंदू और मुस्लिमों को तो लड़ाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन जो सिख थे, जो गोरखा थे, उनके मन में हिंदू और मुसलमानों के प्रति द्वेष उत्पन्न करने में अंग्रेज अवश्य सफल हो गए थे। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से जब बहादुर शाह जफर, जब उसने सिखों के पास खबर पहुंचाई कि इस विद्रोह में शामिल हुई, जब अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने सिखों से बोला कि तुम किसका साथ दोगे? उन मुगलों का साथ दोगे जिन्होंने तुम्हारे गुरुओं की हत्या की, गुरु तेग बहादुर की हत्या की, अर्जुन देव की हत्या की, तुम्हारे गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की हत्या की, उनके वंशज बहादुर शाह जफर की तुम लोग मदद करोगे। तो यहां पर थोड़ा जो है सिखों को जो है मुसलमानों के प्रति भड़काने में अंग्रेज अवश्य कामयाब हो गए थे। वही जो गोरखा थे उनका प्रयोग भी कुछ इस तरह से किया गया था। इसके अलावा जो दक्कन के जो लोग थे, दक्कन के जो सैनिक थे, उनका भी कुछ कुछ इसी तरह से प्रयोग किया गया था। हालांकि ये मतलब उतना ज्यादा नहीं था, मतलब सिख और उतना सांप्रदायिक रूप नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने कोशिश की थी कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन वो हिंदू और मुसलमानों के बीच इस तरह का कोई भी मतभेद उत्पन्न करने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाए। हाँ, सिखों के मामले में थोड़ा सा नहीं, लगभग पूरी तरह से सफल रहे सिखों के मामले में। तो ये कुछ कारण थे जिनके असफल होने के कारण। तो ध्यान रखेंगे परिणाम 1857 के क्रांति के। तो पहला पॉइंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। देखो सन 1757 में प्लासी का युद्ध, उसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धोखे से जीत लेती है, मतलब कि धोखे से उस समय के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उसको हरा देती है, बाद में उसकी हत्या कर देती है और बंगाल में किंग मेकर बन जाती है और धीरे धीरे बंगाल का शासक बन जाता है कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और धीरे धीरे संपूर्ण भारत में अपना क्षेत्र फैलाना शुरू कर देता है और अत्याचार पूर्ण शासन स्थापित कर लेता है। तो सन 1857 की जो क्रांति हुई और इसके बाद क्या होता है, देखिए क्या था, जैसे ही 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्षेत्र हस्तगत करने का प्रयास करते हैं, तभी से ना ब्रिटेन की जो संसद थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण कसना शुरू कर देती है। और इसी का परिणाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 1793 में भी अधिनियम आया, फिर 1813 में, 1833 में, 1853 में। तो समय समय पर इन अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटिश संसद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करती रही, ताकि वो जो है स्वेच्छाचारी ना हो जाए। उससे मतलब स्वेच्छाचारी से तात्पर्य ब्रिटेन की सरकार को कोई नुकसान ना हो। तो क्या होता है, सन 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की संसद ये तय करती है कि अब जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होगा। अब जो है ब्रिटेन की संसद अर्थात महारानी का सीधा सीधा भारत पर शासन होगा। तो इसका जो पहला परिणाम या प्रभाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, लेकिन अत्याचारों का अंत नहीं हुआ भाई। उस कंपनी के शासन का अंत हुआ, लेकिन अभी भी शासन करने वाले तो अंग्रेज ही है ना। भले ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी कानून बनाएंगे उसके आधार पे चलेगा, लेकिन शासन तो वही लोग करेंगे, वही अंग्रेजी लोग करेंगे ना, वही अत्याचार। चीजें बदली नहीं, जस की तस थी। हाँ, थोड़ा सा ये बदल गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि राज्य विस्तार की ओर ज्यादा ध्यान दे रही थी, अब जो है उसको बंद कर दिया जाता है। उसके स्थान पर आर्थिक शोषण आ जाता है बहुत ज्यादा। हालांकि आर्थिक शोषण पहले भी था, लेकिन अब जो है आर्थिक शोषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पहला पॉइंट आप लोग डालेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। इसके बाद दूसरा पॉइंट है भारत पर ताज का शासन। भारत पर ताज का शासन। देखो इस समय ना सन 1857 की स्थिति में ब्रिटेन में महारानी थी, महारानी विक्टोरिया। इस समय वहां की शासिका थी ना महारानी विक्टोरिया। देखो जो ब्रिटेन में है ना, वहां पर जो शासक होता है, सम्राट होता है, वो नाम मात्र का होता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति होती है ना, कुछ कुछ वैसी स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की होती है। बाकी सब कुछ वहां पर संसद द्वारा ही किया जाता है और संसद के सदस्यों का चुनाव ब्रिटेन के आम नागरिक अपने मत का प्रयोग करके करते हैं। तो जो महारानी है वो नाम मात्र की होती है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है अपना जो पुरानी जो परंपरा है उसको बनाए हुए हैं। तो सन 1857 की स्थिति में महारानी विक्टोरिया होती है।
तो महारानी विक्टोरिया को सीधे सीधे भारत की शासिका घोषित कर दिया जाता है, मतलब कि ताज का शासन जो है भारत में लागू कर दिया जाता है। अब भारत के लिए सीधे सीधे कानून कौन बनाएगा? ब्रिटिश संसद, वहां के जो पार्लियामेंट होगा वहीं से जो है भारत के लिए सीधे सीधे कानून बनाया जाएगा। तो ये चीज हुआ और काफी सारे परिवर्तन किए गए इसके साथ। देखते हैं उन परिवर्तनों को। तो पहला चीज आपको ध्यान रखना है, एक अधिनियम लाया गया जिसको जाना जाता है 1858 का अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये 58 में आया था क्योंकि 57 में क्रांति शुरू हुई थी और 58 तक लगभग ये चीज जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे, जो इस समय के गवर्नर जनरल थे ना, लॉर्ड कैनिंग, 1856 में आया था लॉर्ड कैनिंग, उसी के समय में ये विद्रोह हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह के समय में इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बना रखा था। इलाहाबाद जो कि आज प्रयागराज हो गया है ना, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाया गया था कैनिंग द्वारा। और महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था वो इसी इलाहाबाद में पढ़ा गया था। ध्यान रखना, इलाहाबाद में उस घोषणा पत्र को पढ़ा गया था। और इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए थे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यही लिखेंगे क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों क्या चीज हैं? तो मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हो, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये दोनों मिल करके ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करते थे। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन करती थी, तो उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित कौन करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब ये दोनों जो संस्थाएं हैं ना, ये ब्रिटेन में होती थी और यही दोनों जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करती थी। तो सन 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और इन दोनों के स्थान पर एक भारत परिषद की स्थापना की गई। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों के स्थान पर भारत परिषद या फिर इसको बोला जाता है भारतीय काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें 15 सदस्य होते थे, 15 सदस्य, और इसका अध्यक्ष होता था भारत सचिव। और ये कहां पर होता था? ब्रिटेन में होता था भारत सचिव। ये जो भारत सचिव होता था, ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कैबिनेट होता है और वहां जो मंत्री होता है उसके समकक्ष होता था। तो सन 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके स्थान पर क्या लाया जाता है? भारत परिषद, जिसमें 15 सदस्य थे और इसका अध्यक्ष होता है भारत सचिव। अब देखिए, ये जो लॉर्ड कैनिंग है, ये क्या था? भारत का गवर्नर जनरल। तो अब जो है 1558 के अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल है उसके पद के नाम को बदल दिया जाता है, गवर्नर जनरल एंड वायसराय, जिसको हम लोग वायसराय के नाम से जानते हैं। तो गवर्नर जनरल क्या हो जाता है? वायसराय। तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बनता है। तो कभी भी आपसे पूछा जाए भारत का पहला वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत परिषद का गठन कब हुआ, किस अधिनियम के तहत हुआ, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, मतलब ये जो दूसरा था वो देख रहे थे ना, भारत पर ताज का शासन, और इससे पहले कौन सा पॉइंट था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। परिणाम देख रहे हैं ना। अब तीसरा देखिएगा, भारतीय राज्यों के विलय की नीति का त्याग। भारतीय राज्यों के विलय की नीति का त्याग। देखो, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो उसमें जो भी गवर्नर जनरल आ रहा था, चाहे वो वारेन हेस्टिंग्स हो, वेलेजली हो, कार्नवालिस हो, हेस्टिंग्स हो, विलियम बेंटिक हो, डलहौजी हो, ये सब जो है राज्य विस्तार
को ज्यादा महत्व दे रहे थे। वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा कई सारे राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया। कार्नवालिस के समय में मैसूर के साथ लड़ाई हुई, हेस्टिंग्स के समय में मराठों का दमन हुआ, और इसके अलावा उसने और भी कुछ किया। इसके बाद देखिएगा बर्मा पर भी अटैक किया गया। उसके बाद डलहौजी के टाइम पर पंजाब को जीता गया, बर्मा के कुछ क्षेत्र जीते गए। इसके अलावा अवध का विलय हुआ, नागपुर का विलय हुआ, झांसी का विलय हुआ। किसके टाइम पर? डलहौजी के टाइम पर। और ये जो चीजें थी डलहौजी के टाइम पर बहुत ज्यादा हुआ था। बहुत सारे भारतीय राज्यों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में विलय हुआ था। और ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, जो क्रांति हुई थी, इसके लिए बहुत हद तक डलहौजी को जिम्मेदार माना गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी। और डलहौजी के उसी हड़प नीति को, मतलब कि तुम्हारा जो राज्य विस्तार के नीति के कारण ही भारतीय राज्यों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काफी मतलब रोष व्याप्त था और ये लोग क्रांति कर बैठे। तो अब जो है ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटिश सरकार सीधा उसने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। तो अब जो है राज्य विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया गया, त्याग दिया गया। और जो भारत के जो राज्य बचे जो शासन कर रहे थे, जैसे कि अभी भी ग्वालियर है, आपका अवध तो नहीं, हैदराबाद है, ग्वालियर है, भोपाल है, इंदौर है, पटियाला है, राजपूताना के काफी सारे राज्य हैं, गुजरात में काफी सारे राज्य हैं जैसे कि काठियावाड़ है। इसके अलावा दक्षिण में अगर हम लोग जाएंगे तो उधर त्रावणकोर है, मैसूर है। तो ये जो तमाम जो राज्य थे इनको बने रहने दिया गया और इनको गारंटी दी गई कि हम जो है आपके राज्य को नहीं हड़पेंगे, आपके राज्य पर हम अधिकार नहीं करेंगे, बस आप हमारे मित्र बन के रहो। और सीधे सीधे ये जो तमाम जो राज्य थे ना, जो हम लोग पढ़ते हैं ना भारत के स्वतंत्रता के समय में 562 देसी रियासत थे, 562 या 560 देसी रियासत थे जो पढ़ते हैं ना, तो वो जो 560 देसी रियासतें थे वो सीधे सीधे ब्रिटिश सम्राट के नियंत्रण में होते थे, न कि ब्रिटिश भारत के नियंत्रण में। ध्यान रखना उस टाइम पे ना, मान लो भोपाल जो कि एक राज्य है, हैदराबाद एक राज्य है, हैदराबाद भोपाल के लिए विदेश होगा। मतलब कि भारत में जो है उस समय 560 देसी रियासतें थी ना, तो वो अलग अलग देश होते थे, अलग अलग कंट्री होते थे एक तरह से। और वो जो है सीधे सीधे सम्राट, जो ब्रिटिश सम्राट होता था, ब्रिटेन की जो महारानी या फिर सम्राट जो भी हो, उसके नियंत्रण में होते थे। तो क्रांति के बाद अंग्रेजों ने राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया और डलहौजी द्वारा जिस हड़प नीति को लागू किया गया था ना, उसको भी समाप्त कर दिया गया। मतलब कि अगर तुम्हारा कोई बच्चा नहीं होता है, उत्तराधिकारी नहीं होता है, तुम लो गोद लो, हम उसको मान्यता देंगे। ये वाला जो है सिस्टम फिर से शुरू किया गया। नहीं तो हड़प नीति के तहत क्या हो रहा था, तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, तुम्हारा राज्य हमारा हुआ। तो इस नीति को जो है त्याग दिया गया, हड़प नीति को भी समाप्त कर दिया गया। अगर 1857 की क्रांति नहीं होती, मान लो, वैसे तो कभी ना कभी होती, लेकिन मान लो नहीं होती, तो हो सकता है कि जो हैदराबाद है, भोपाल है, ग्वालियर है, ये सब भी जो है सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जाते। लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि आगे जो है अंग्रेजों ने विलय की नीति का त्याग कर दिया। हाँ, लेकिन 1885 में बर्मा को जीत करके ब्रिटिश भारत में मिलाया जाता है। ये जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, मतलब अगला परिणाम, सेना में सुधार। तो देखिए, ये जो विद्रोह था भाई सैनिकों द्वारा किया गया था, तो सेना में सुधार करना तो अत्यंत आवश्यक था। तो सेना में सुधार करने के लिए देखो, एक तो ये था कि जो ब्रिटिश थे ना, मतलब अंग्रेज थे, अब उनको भारतीयों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मतलब कि वो एक तरह से डर रहे थे कि अगर हम लोग जो है इनको काफी सारा अधिकार दे देते हैं या फिर बड़ी संख्या में भारतीयों को अपनी सेना में नियुक्त करते हैं, तो कल को फिर से ये लोग विद्रोह कर सकते हैं। तो अब ये लोग क्या करते हैं, काफी सारे सुधार करते हैं। एक कमीशन बिठाया जाता है, पोल आयोग, ये व्यक्ति का नाम था पोल आयोग। तो ये जो पोल आयोग है, ये जांच वांच करता है और कुछ सिफारिशें करता है। तो पोल आयोग की सिफारिश पर कुछ सुधार किए जाते हैं। पहला चीज, बंगाल प्रांत में सैनिकों का अनुपात 2:1 किया जाता है। पहले ये 5:1 होता था। तो अब जो है सैनिकों का अनुपात बंगाल प्रांत में या फिर कहें बंगाल प्रेसिडेंसी में 2:1 किया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको रखा गया 3:1, मद्रास में 3:1। इसके अलावा अगला चीज ये किया गया कि जो तोप खाने हैं, तोपखाना, तो तोपखानों में अंग्रेज सैनिकों को ही नियुक्त किया जाने लगा। मतलब पहले क्या होता था, तोपखानों में ना भारतीय सैनिकों की भी नियुक्ति होती थी, लेकिन अब तोपखाने, क्योंकि भाई तोपखाने में जिसका अधिकार होगा
उसी का चलेगा, इस टाइप से वाली बात है। तो तोपखाना में अब केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाने लगा, भारतीयों को नहीं। इसके अलावा अगला चीज बोला गया कि जो उच्च जाति के भारतीय हैं, उच्च जाति के जो भारतीय हैं उनको सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा, ये तय किया गया। देखो जो मंगल पांडे थे, पांडे ब्राह्मण थे ना, तो उच्च जाति के थे। अब अभी भी आप लोग देखिएगा जो निम्न जाति के जो लोग हैं, इस टाइप से अलग बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा उनका जो एबिलिटी है उनको मतलब आरक्षण दिया जाता है कि वो मुख्य धारा से जुड़ सके, इस टाइप से। तो कहीं ना कहीं जो उच्च जाति के लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा अलग ही भावना होती है। तो इस चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने तय किया कि अब उच्च जाति के लोगों को हम सेना में भर्ती नहीं करेंगे, ये बोला गया। इसके अलावा और क्या किया गया, अच्छा जो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय भर्ती किए गए ना, जो सेना भर्ती किए गए या जो पहले से थे, तो उनको जाति के आधार पर विभाजित किया गया। मतलब कि जाति के आधार पर सैन्य दस्तों में बांटा गया। जैसे कि सिख रेजिमेंट था ही था, गोरखा रेजिमेंट था ही था, इसके अलावा फिर राजपूतों का रेजिमेंट बना, अलग अलग जातियों का रेजिमेंट बना। ऐसा इसलिए किया गया कि वो लोग जो है एक ना हो सके, मतलब कि एक दस्ते में एक ही जाति के लोग रहें, सिख ही रहें, किसी दूसरे में गोरखा ही रहें, किसी में राजपूत ही रहें, किसी में और कोई रहे, अलग अलग जाति का अलग अलग बटालियन वहां मतलब मिश्रित ना हो। जैसे कि मंगल पांडे लोग क्या थे, वहां पर मुस्लिम भी थे, सवर्ण भी थे, मतलब उच्च जाति के भी थे, निम्न जाति के भी थे, मतलब सब जो है एक ही बटालियन में होते थे। तो वहां क्या होगा, उनके बीच भाईचारा होगा। देखो भले ही अगर अभी भी मान लो कोई जो है जाति पाति को मानता है, लेकिन मान लो ऐसी कोई स्थिति आती है कहीं नौकरी के हिसाब से या कहीं पढ़ने के हिसाब से, तो अलग अलग जाति के लोग भी मिलजुल करके रहते हैं ना, मिलजुल के रहते हैं बिल्कुल। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, दलित हो, सब अगर एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो लोग मिलजुल के रहते हैं। उनके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है, आपस में भाईचारा बन जाता है, एक दोस्ती बन जाती है, गहरी दोस्ती। एक दूसरे के लिए मरने मारने पर वो लोग ये रहेंगे, जैसे दोस्तों में होता है ना, तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, इस टाइप से। तो अंग्रेज जो है इस चीज को नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जाति के आधार पर सैन्य दस्ते तैयार किए, जाति के आधार पर। और इनको ना जैसे एक बटालियन को दूसरे बटालियन से ज्यादा मेल मिलाप करने नहीं दिया जाता था। तो ये चीज किया गया ताकि आगे से इस तरह की नौबत ना आए। और अगर कभी नौबत आती भी है, मान लो कोई विद्रोह करता है, अगर जैसे कि अभी हिंदू और मुस्लिम सैनिक अधिकतर इन्होंने विद्रोह किया था ना, तो यहां पर सिखों का प्रयोग किया गया, गोरखा सैनिकों का प्रयोग किया गया, दक्षिण के सैनिकों का प्रयोग किया गया। तो इसी चीज को वो लोग जो है आगे भी जारी रखते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एक मतलब सैन्य सुधारों के अंतर्गत। इसके बाद अगला देखते हैं, भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। देखिए जो 1857 की क्रांति के शुरू होने के पीछे एक कारण यह भी था कि जो अंग्रेज थे, मतलब 1857 की क्रांति से पहले के जो गवर्नर जनरल थे, वो लोग जो हैं, काफी सारे गवर्नर जनरलों ने भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में कई सारे ऐसी कुरीतियां थी, उनको समाप्त करने का कोशिश किया था। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस समय हमारा भारत इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं था। कुछ लोग इसके समर्थन में थे, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, सती प्रथा को बंद किया जा रहा है, विधवाओं को विवाह करने का अधिकार दिया जा रहा है, कुछ प्रगतिशीलवादी लोग इस चीज का समर्थन कर रहे थे। लेकिन बहुसंख्यक वर्ग जो कि रूढ़िवादी प्रवृत्ति का था, उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगी। और जो 1857 में जो क्रांति हुआ उसके पीछे ये चीज भी था, ये कारण भी था। तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई अब हमको जो है इनके सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। इसके बाद कोई भी ऐसा समाज सुधारक गवर्नर जनरल या फिर वायसराय नहीं हुआ। हालांकि कुछ कुछ सुधार हुए भारतीय समाज सेवकों के दबाव के चलते, लेकिन किसी वायसराय ने पर्सनली इन सब चीजों पर दखल नहीं दिया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है 1861 का अधिनियम। देखो एक अधिनियम तो आया 1858 में, लेकिन 1857 की क्रांति का ही ये परिणाम था कि 1861 में एक ऐसा अधिनियम आया जिसके तहत भारतीयों को ब्रिटिश भारत का जो प्रशासन है उसमें शामिल किया गया बहुसंख्यक रूप में।
नहीं तो इससे पहले तक जो है भारतीयों को लगभग दूर ही रखा गया था। हालांकि बहुत सारों का नियुक्ति होता था लेकिन उस तरह से नहीं होता था। लेकिन अब जो है अधिनियम लाया जाता है, कानून बना दिया जाता है कि जो निम्न श्रेणी के जो पद हैं, काफी सारे डिपार्टमेंट 1861 के अधिनियम के तहत गठित किए जाते हैं, नए नए डिपार्टमेंट, तो उनमें जो है बड़ी संख्या में भारतीयों की नियुक्ति भी की जाती है। क्योंकि देखो जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जो कि 1857 की क्रांति में तटस्थ था, धीरे धीरे उनकी जो संख्या है बढ़ रही थी। तो एक तरह से बेरोजगारी भी बढ़ रही थी होगी, मतलब उनको रोजगार भी चाहिए रहा होगा। तो वो लोग जो है हल्ला न करें या फिर कुछ आवाज न उठाए, तो इसके लिए जो है 1861 में अधिनियम लाया गया और उसमें बोला गया कि अब जो है भारतीयों को भी नौकरियों में रखेंगे। लेकिन बड़े बड़े पद तब भी नहीं दिए जाते थे। जो नए नए डिपार्टमेंट बनाए गए ना, तो उसमें जो छोटे छोटे जो पोस्ट होते थे, बाबू हो गया, जो मतलब नीचे के वाले जो पोस्ट होते थे ना, क्लर्क, बाबू, इस टाइप के, वो सारे जो है भारतीयों को दिए जाने लगे। वैसे भी देखो जो अंग्रेजी शिक्षा था वो किस लिए भारत में लागू किया गया था, ताकि भारत में एक ऐसे वर्ग को तैयार किया जा सके जो क्लर्क टाइप के कामों को कर सके। तो तैयार हो गए थे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोग, मतलब कि जिनका जो शरीर से दिखने में भारतीय हो लेकिन मन मस्तिष्क से अंग्रेज हो, तो इनको जो है 1861 में नौकरी वोकरी देने की व्यवस्था की गई। और ये जो है 1857 के क्रांति के परिणाम स्वरूप ही था। मतलब इनको भय था कि अगर हम लोग जो है इनको अपना प्रशासन में शामिल नहीं करते हैं, नौकरी सेवा वगैरह नहीं देते हैं, तो हो सकता है ये लोग फिर से भड़क जाएं, विद्रोह कर बैठे। तो ये चीज था। तो इससे भारतीयों को काफी फायदा हुआ और धीरे धीरे फिर जो है ना बड़े बड़े पोस्ट में भी भारतीय जाने लगे। हालांकि उनको भरसक कोशिश किया जाता था रोकने का, लेकिन धीरे धीरे जो है बड़े बड़े पोस्ट भी भारतीयों को मिलने लगे। इसके बाद अगला चीज है भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास। ये जो है भारतीयों के लिए बड़ा अच्छा परिणाम था। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास। देखो जो 1857 की क्रांति हुआ उसमें जो एक तरह से राष्ट्रीयता की भावना जैसा कोई भी बात नहीं था। 1857 की क्रांति में जो सैनिक लड़ रहे थे, उनको आगे क्या करना है, कहां जाना है, मतलब उनका मतलब उद्देश्य क्या है, इसका कोई मतलब निश्चित ठिकाना नहीं। बस वो लोग जिधर जाओ उधर जाओ, लड़े जाओ, इसी टाइप का काम था। कई बार ना ये जो सैनिक थे ना, दंगाई भीड़ के समान काम करते थे। मतलब कहीं किसी के ऊपर अटैक करना है तो जैसे दंगाई भीड़ होता है ना, तो उस टाइप से ये लोग जाते थे। मतलब इनमें कोई नेतृत्व करने वाला भी नहीं होता था। इनके अंदर जोश था, लड़ने की एक भावना थी, अंग्रेजों को मिटाने की भावना थी, लेकिन सही तरीका नहीं था। तो ये जो लेकिन इसके बावजूद भी 1857 की क्रांति के पश्चात भारतीयों के मन में राष्ट्रीय प्रेम जाग जाता है। मतलब कि उनके समक्ष अब एक उदाहरण प्रस्तुत है। सन 1857 की क्रांति भले असफल हो गया, लेकिन उसने भारतीयों के समक्ष एक उदाहरण पेश कर दिया कि हम जो है अंग्रेजों को भगाने का कोशिश कर सकते हैं। मतलब देखो उदाहरण भी चाहिए ना, किसी को कुछ करना है आपको, आपके पिता भी बोलते हैं ना, फला को देखो, उसके लड़के को देखो, इस टाइप से बोलते हैं। तो एक तरह से 1857 की क्रांति जो है भारतीयों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो कि भारतीयों के मन मस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रभाव या परिणाम इसको हम लोग बोल सकते हैं, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का जागरण। और कुछ ही वर्षों बाद देखो 1857 की क्रांति हुई, उसके कुछ ही वर्ष बाद, लगभग 30-35 वर्ष बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत माना जाता है। उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ, छोटा छोटा अलग अलग स्थानों पर, लेकिन वो जो है बड़े लेवल पर नहीं हो पाया था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राष्ट्रीय आंदोलन को दिशा दिया। हालांकि शुरुआत में ये काफी धीमे चला, किसी भी चीज की शुरुआत ऐसे ही होती है, धीमे ही होती है, लेकिन जब इसने जोर पकड़ा तो भारत स्वतंत्र होकर के ही माना, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सामंतवादी ढांचे का अंत। सामंतवादी ढांचे का अंत। देखो सामंतवाद क्या था? सामंतवाद तो जो जमींदार थे, जो मतलब अंग्रेजों के चाटुकार थे ना, तो उनका एक तरह से जो है पतन हो जाता है। हालांकि
होते हैं वो लोग इसके बाद भी, लेकिन अभी तक क्या था कि उनका एक थोड़ा सा दबदबा था। लेकिन 1857 की क्रांति में जितने भी सामंतवादी टाइप के लोग थे, छोटे छोटे जमींदार थे, अंग्रेजों के जो चाटुकार टाइप के लोग थे, वो सब जो है अंग्रेजों का साथ देते हैं। तो अब जो है भारतीय इनको गद्दार मानना शुरू कर देते हैं कि भाई ये अंग्रेजों के सबसे बड़ा, क्योंकि देखो ये जो जमींदार वगैरह थे बंगाल में भी जितने भी जमींदार थे सब तो अंग्रेजों की ही पैदाइश थे, इसी कारण से ना बंगाल में कुछ नहीं हो पाया। तो ये जो सामंतवादी ढांचा है कहीं ना कहीं ये चरमराने लगता है, मतलब अब इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा होता है। तो ये चीज भी जो है पतन लगभग चरमराना शुरू हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिएगा साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग। अच्छा मैंने ये बता चुका हूं, साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग। एक और याद रखेंगे आखिर में, मुगल वंश का अंत। बहादुर शाह जफर, जिसको कि रंगून भेज दिया जाता है 1857 की क्रांति के नेतृत्व करने के आरोप में, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है 1862 या 1863 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? हडसन के द्वारा। और एक पोते मिर्जा अबू बकर, इसकी भी हत्या कर दी जाती है। मतलब कि जो भी उत्तराधिकारी बचा रहा होगा उन सब की भी हत्या कर दी जाती है। तो कोई जो है अब मुगल वंश का नामो निशान ही नहीं रहता है। तो मुगल वंश का भी पतन हो गया इस विद्रोह के पश्चात। तो ये थे 1857 की क्रांति के असफल होने के पीछे कारण और 1857 के प्रभाव और परिणाम। तो यहां से भी जो है अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद अगले वाले वीडियो में ना मैं एक टेबल लेकर के आऊंगा जिसमें 1857 की क्रांति में किस स्थान पर किसने नेतृत्व किया, वहां पर कब विद्रोह शुरू हुआ, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी ने वहां पर विद्रोह को दबाने की कोशिश की, क्या महत्वपूर्ण घटना हुआ। तो इसका मैं एक टेबल फॉर्म में आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे मतलब बोल भी रहे थे कि इस टाइप का लिस्ट बता दीजिए। और मैं थोड़ा सा ये भी देखूंगा कि और किस किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। जैसे मैंने राजस्थान का बताया, पंजाब का बताया, और दिल्ली के आसपास के जो छोटे छोटे स्थल थे जहां पर विद्रोह हुआ था। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि राजस्थान के किस स्थान में विद्रोह हुआ था, नहीं हुआ था। तो ये सारा मैं आपको जो है टेबल के माध्यम से बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, उतना अच्छा नहीं है। हालांकि मैं लाइटिंग पे काम कर रहा हूं, लेकिन जिस तरफ मैं हूं, मतलब मेरा बोर्ड है, पता नहीं इस तरफ ही क्यों थोड़ा सा बेकार आ रहा है क्वालिटी, जबकि इसके अपोजिट साइड में ना अच्छा क्वालिटी आ रहा है। लेकिन उस तरफ मैं बोर्ड नहीं लगा सकता। हालांकि कोशिश जारी है इसको सुधारने की, बहुत जल्दी ठीक कर दूंगा। जो भी दिक्कत हो रही है इससे रिलेटेड, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।